प्लीज बैठिए बैठिए। हाँ जी, क्या स्टेटस है? एसी में हम लोगों ने पावर पढ़ लिया था ना, और पावर के बाद मैंने आपको वाटलेस करंट भी पढ़ा दिया था, शायद पढ़ा दिया ना, वाटलेस एंड वाट फ्लो करंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। मोदित, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग इस चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई हैं, कुछ उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो आज हमें कवर करने हैं। आज के लेक्चर में इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने पावर और वो वाटलेस करंट वगैरह सब बता दिए थे आप लोगों को, सब आप मैनेज करना जान गए हैं। कुछ 4-5 टर्म्स हैं। एक तो है स्किन इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है चोक कोयल के बारे में पढ़ना है, एक हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है, कुछ हमें एलसी ऑसिलेटर पढ़ना है। तो आज का लेक्चर इसी के बारे में रहेगा। स्टार्ट करता हूँ। स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट, हाँ स्किन, वो जो अपना स्किन टाइप होता है ना, ऐसे बोल के स्किन, हाँ वही है, ऐसा स्किन होता है ना। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग होता है, एक आपने सुना होगा स्क्रीन, SCREE, वो अलग होता है। कंफ्यूज मत होना। स्क्रीनिंग, वो स्क्रीन इफेक्ट तो क्या होता है, एटम में आप पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुनो ना मेरी, सुनो ना। नहीं सुनोगी? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? वेरी गुड, क्लास शुरू हो चुकी है, फोकस करें। कौन? तो मैं कह रहा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो हायर लेवल से नीचे शिफ्ट होते हैं, नीचे जंप मारते हैं, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपोज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो अलग है, वो एटम में होता है। मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन इफेक्ट। स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है समझते हैं। जैसे मानिए बच्चे, कोई कंडक्टिंग वायर है, कैसा तार है, पतला तार है, मोटा तार है, मोटा तार, थिक वायर है, कॉपर का वायर मान लेते हैं, कंडक्टिंग वायर है। आप सब जानते हैं करंट दो तरह की होती है, एसी और डीसी। प्रैक्टिकली देखा गया कि जब हम इसमें से डीसी फ्लो करते हैं, डीसी करंट, तो पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है, डीसी पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है, डीसी। लेकिन आजकल जो एसी करंट हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इसमें से एसी करंट फ्लो करता हूं, तो वो इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने के बजाय केवल और केवल सरफेस से फ्लो होता है। फिर सुन लीजिए, डीसी पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है, डीसी। और जो एसी है वो केवल और केवल इसकी सरफेस से फ्लो होता है। सरफेस बोले तो क्या बोलते हैं, इसकी स्किन से फ्लो होता है। सरफेस से फ्लो होने का मतलब क्या हो गया, पूरे तार से केवल स्किन से, स्किन से। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। तो मुझे फाइनल बताइए, स्किन इफेक्ट कौन शो करता है, डीसी की एसी? डीसी ये फिनोमेना शो नहीं करता है, केवल एसी ये बात शो करता है। और ऑब्वियसली इसलिए हम एसी में पढ़ रहे हैं। अगर डीसी भी ये दिखाता होता तो हम इसको कहाँ पढ़ रहे होते, वहां पढ़ रहे होते। चलिए तो लिखना चाहिए, एसी करंट, एसी करंट flows through, flow, AC current flows through outer surface of conducting wire, flows through outer surface of conducting wire. This is called, this is called skin effect. तो जैसा नाम है वैसा बिहेवियर हमने शो किया है। जैसे अपने बॉडी की आउटर लेयर क्या होती है, स्किन होती है ना, वैसे आप तार की पूरी तार में से फ्लो होने के बजाय उसमें स्किन में से फ्लो हो रहे हैं। अब बच्चों अपन जो स्किन इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ओब्वियसली पढ़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई फायदा नुकसान होता होगा, तभी तो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सर क्या फायदा है क्या नुकसान है। जैसे मानिए ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन में दिखा है, ये हो गया वायर, क्रॉस सेक्शन दिखा दिया। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया आप लोगों से, बताइए एसी कहाँ से फ्लो हो रहा है, क्या केवल बाउंड्री से? इस तरह से मैं दिखा, ये जो रेडिश दिखा ना, एसी केवल यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो एसी ने क्या किया, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूज किया या कम एरिया यूज किया? कम एरिया यूज किया। तो आप देखिए हमारे साथ क्या हो गया, मुझे लग रहा है इफेक्टिव एरिया काफी कम यूज किया। और हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, रो एल बाय ए। सर्किट तो आपका सॉलिड होता है, यस, तो आप समझ गए होंगे। आर इफेक्टिव क्या, वेरी हाई, यस। तो आप देखिए हो क्या रहा है, ये जो कंडक्टिंग वायर है, अगर ये डीसी करंट को मान लीजिए 5 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो यही वायर एसी को 5 ओम नहीं, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और किसकी गलती है, वायर की या एसी की? एसी की। एसी पूरी जगह में से गुजरने के बाद कहां से गुजर रहा है, केवल सरफेस में से गुजर रहा है।
सरफेस में से गुजरने की वजह से आपने इफेक्टिवली बहुत कम एरिया यूज किया, इफेक्टिवली बहुत कम एरिया यूज किया तो इफेक्टिवली आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। और बच्चे अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है तो बताइए फ्लो के दौरान जो आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं, आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बोलिए लॉसेस क्या बहुत ज्यादा हो जाएंगे? यस। तो मैं इसको अगर फाइनल वर्ड्स में बोलूं तो इस कंडक्टिंग वायर में अगर मैं डीसी करंट चलाता हूं तो इसमें हीट लॉस होंगे, आई स्क्वायर लॉस होंगे, एसी करंट चलाऊंगा तो भी आई स्क्वायर लॉस होंगे। लेकिन इस हिसाब से आपको समझ में आता होगा कि डीसी करंट चलाने पे आई स्क्वायर लॉस कम होंगे और एसी करंट चलाने पे आई स्क्वायर लॉस कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो फाइनल करिए, स्किन इफेक्ट फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात? इससे कोई फायदा हो रहा है कि उल्टा नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। जब भी आप एसी करंट को इधर से उधर कहीं पे भेजेंगे, ओबियसली करंट को कैसे भेजते हैं? हवा से भेजते हैं, तार में से भेजते हैं? तार में से। तो जब किसी वायर में से एसी करंट फ्लो कराएंगे तो मैं समझ गया ट्रांसमिशन के दौरान आपके पास लॉसेस ज्यादा होंगे। और लॉसेस होना ये तो अच्छी बात तो नहीं है, नुकसान हो रहा है आपकी पावर का। क्योंकि जो पावर जनरेट होती है क्या फोकट में होती है? उसकी कॉस्ट आती है, कॉस्ट आती है ना। पावर जनरेट करते उसकी कॉस्ट आती है, मैन पावर होती है, फ्यूल होता है, मशीनरी होती है। तो पावर जनरेट करने के लिए कॉस्ट आती है और उस पावर को अगर आप इस तरह से वेस्ट करेंगे तो बेकार की बात है। ये तो हो गया प्रॉब्लम। ये तो हुआ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन, जब साइंटिस्ट लोगों को या यूं मान लीजिए इंजीनियर्स को जब इतना मोटा वायर लेना होता है, इतना मोटा वायर लेना होता है एसी चलाने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि यस, वो क्या करते हैं एक सिंगल पीस ऑफ वायर लेने के बजाय 8-10 वायर का बंडल यूज करते हैं। जैसे मेरा ये पेन देख लो ना आप लोग, जैसे पेन है, 3 पेन, ये ये क्या हो गया? क्या इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा? यस। तो आप समझिए ओवरऑल जो थिकनेस है दोनों वायर की सेम है, ओवरऑल जो उसका क्रॉस सेक्शन है लगभग ओवरऑल क्रॉस सेक्शन उसका वही है। फर्क ये है कि वो एक सिंगल वायर था और ये क्या है? सिंगल वायर की 8-10 वायर का बंच है, 8-10 तारों का बंच है। और बच्चों टेक्निकल नाम है इसका, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड वायर। सिंगल स्ट्रैंड वायर, ये इंजीनियरिंग की भाषा में इसको ऐसा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मल्टी स्ट्रैंड वायर। तो बोले इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा वो भी समझ लेते हैं। चलिए, मान लीजिए यूज करेंगे तो क्या होगा? वही करंट एसी चलाया, एसी अपनी आदत के अनुसार वापस से क्या करेगा? क्या हर तार की बाउंड्री से पास होगा? यस। और बाउंड्री से कैसे, जरा देखना, जितने भी तार हैं वो उनकी बाउंड्री से पास होगा। और हाँ, बाउंड्री से पास होगा तो कुछ ऐसा सीन होगा। मैं मानता हूं कि मैं आज भी पूरा एरिया यूज नहीं कर पाया, लेकिन बोलिए क्या उसकी तुलना में ज्यादा एरिया यूज हुआ है? फील करो डिफरेंस उसकी तुलना में। ये बात सही है कि आज मैं पूरा एरिया तो यूज नहीं किया, लेकिन उसकी तुलना में तो शायद मैं बेटर कंडीशन में हूं। मुझे लगता है कि आपका ए इफेक्टिव क्या बढ़ गया है? ए इफेक्टिव बढ़ गया बच्चे, तो बोलिए आर इफेक्टिव कम हो गया है, तो बोलिए आई स्क्वायर लॉस कम होंगे। तो फाइनल करें, यस। स्किन इफेक्ट कौन दिखाता है? एसी। फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात है? नुकसान वाली बात। बताइए नुकसान को कम करने के लिए हमें एसी चलाने के लिए कौन सा तार यूज करना चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड या मल्टी स्ट्रैंड? दैट्स इट, दिस वाज प्रॉब्लम एंड दिस इज सॉल्यूशन। लिख लें, जो ठीक लगता है लिख लें। अब इन बातों को लेकर के बुक्स में जो सवाल है, एक दो सवाल बोलता हूं। दिस वाज प्रॉब्लम एंड दिस इज सॉल्यूशन। हो गया? बोलूं मैं आगे? चलिए, मुझे फाइनल करिए। किसी किताब में एक सवाल ये पूछा हुआ है कि सिंगल स्टैंड वायर एंड मल्टी स्टैंड वायर एसी के लिए कौन सा बेटर है? डीसी के लिए कौन सा बेटर है? सेम परफॉर्मेंस, डीसी के लिए सेम परफॉर्मेंस। कारण समझिए बच्चे, डीसी को तो यहां भी पूरे क्रॉस सेक्शन से जाना है और डीसी को तो यहां भी पूरे क्रॉस सेक्शन से जाना है। तो मेक श्योर डीसी के लिए दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम आएगी। और एसी के लिए कौन सा वायर बेटर रहेगा? मल्टी स्ट्रैंड बेटर रहेगा। क्लियर हो गया बात सबको? चलिए और सुनिए, अगर आपको इसका एग्जैक्ट फिनोमेना समझ में आ ही गया तो मुझे आंसर दीजिए। मेरे पास 2 मल्टी स्ट्रैंड वायर हैं, सेम ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के मेरे पास 2 मल्टी स्ट्रैंड वायर हैं। एक में 10 तार हैं और एक में 15 तार हैं। कौन बेटर रहेगा? 15 तार। खेल समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप समझ गए ना, जितने
बड़े, जितना बड़ा बंच लूंगा, मतलब समझो 10 की जगह 20 तार होंगे तो शायद आई थिंक इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन और बढ़ जाएगा। 20 की बजाय 30 लूंगा तो शायद इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे शायद आपका आर इफेक्टिव उतना कम होता जाएगा, शायद आपका नुकसान भी उतना कम होता है। तो मल्टी स्ट्रैंड में आप जितने ज्यादा वायर ले पाओगे उतना अच्छा रहेगा। ये था स्किन इफेक्ट के बारे में। और आप नोटिस करिए डेली लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं। आप देखो रोड साइड पे जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं उनमें कौन सा करंट दौड़ रहा है, डीसी की एसी? अपने सिस्टम में एसी चलता है ना, उनमें कौन सा करंट हो रहा है, एसी करंट हो रहा है। तुम्हें याद है उन पोल्स के बीच में एल्यूमिनियम का तार लगा हुआ है? अभी नोटिस करते हैं रोड साइड पे एल्यूमिनियम के तार लगे हुए, लगभग इतना मोटा तार होता होगा एल्यूमिनियम का। कैसा तार है वो, सिंगल स्टैंड या मल्टी स्टैंड? अब नजर गई क्यों है मल्टी स्टैंड? यस, लगभग इतना मोटा तार होता होगा। आप नोटिस करो उसको कि जो कंपनी ने यहाँ पे इस तरह का तार बना के लगाया है, वो चाहते तो इस तरह का एक सिंगल तार भी तो यहाँ लगा सकते थे ना। ऐसा थोड़ी कि इस तरह का सिंगल स्टैंड तार बनाना पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल बना सकते थे। मगर जानबूझ कर उन्होंने क्या किया, 8-10 तार का ऐसा बंच करके ट्विस्ट करके तार बना रखा है। क्यों बनाया? ताकि ओबियसली उनमें एसी फ्लो हो रहा है, तो उन सबको पता है कि एसी की वजह से हमारे यहाँ लॉसेस होंगे। लॉसेस को अपनी तरफ से मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने खुद ने क्या यूज किया है, मल्टी स्टैंड तार यूज किया। क्लियर है? इवन अपन घर में जैसे कनेक्शन वगैरह करते हैं, कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं, तो आप देखो ऊपर से जो प्लास्टिक का कोटिंग हटाते हैं तो अंदर वायर का बंच निकलता है। कई बार देखा आपने 8-10 वायर का पतला, क्यों निकलता है? ओबियसली अपने घर में क्या चल रहा है, एसी करंट चल रहा है, तो वहां भी लॉसेस होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये फिनोमेना की वजह से नुकसान कम से कम है, इसलिए स्किन इफेक्ट यूज किया। क्लियर? ये हो जाएगा। और आप देखो पूरा सिस्टम में जिसमें एसी करंट चल रहा है उसमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, मल्टी स्टैंड। रोड साइड पे यूज किया ना, वो क्यों यूज किया? कोई डिजाइन डालने के लिए यूज किया क्या? बोले यार बाहर से लोग आएंगे तो देखेंगे, बोले बहुत अच्छा वायर यूज किया है ना डिजाइन वाला, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों यूज किया है? चले, ये था स्किन इफेक्ट के बारे में। इस तरह से एक पॉइंट है बच्चों, चोक कोयल। चोक कोयल, चोक कोयल पहले लिख लीजिए क्या है ये। इट इज एक्स्ट्रा इंडक्टर, इट इज एक्स्ट्रा इंडक्टर used in AC circuit, used in AC circuit to control current, to control current without extra power loss, without extra power loss। ये मैंने जो लिखा है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा अपना देसी स्टाइल में बताता हूँ, आ जाइए जरा। यस बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई एसी सर्किट है और उसमें करंट चल रही है। तो एसी सर्किट में करंट चल रही तो क्या सीन होगा, कुछ आई बराबर क्या V/Z लिख दूं मैं? यस। और मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे पास सर्किट कौन सा है, RL है कि RC है कि मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई एसी सर्किट है, उसमें मैंने कोई वोल्टेज V लगा दिया था, उसका कुछ इंपेडेंस Z हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, बढ़िया करंट चल रही, ठीक है। मान लीजिए आप मेरे पास, अगर आपने डिमांड किया, बोले भाई करंट को कम करना है, करंट को कम कराना है, तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि ठीक है वोल्टेज कम कर दे, हो जाएगा तेरा। फिर आपने मुझे बाउंडेशन बता दी, बोले नहीं नहीं वोल्टेज को कम करना हमारे हाथ में नहीं है, वोल्टेज को चेंज करने की परमिशन नहीं है, तो फिर मैं क्या सजेशन दूंगा, जेड बढ़ा दे। क्यों भाई, सही बात है ना। आपने मुझसे डिमांड किया कि यार करंट कम करना है। बच्चे करंट कम करने के दो आइडिया हैं, या तो तू वोल्टेज कम कर दे या तू जेड बढ़ा दे। तो आपने बोला नहीं नहीं वोल्टेज कम करना अपने हाथ में नहीं है अपने, तो फिर क्या है, फिर क्या मैं बह दूं जेड बढ़ाना पड़ेगा? यस। बच्चे अगर आप जेड बढ़ाएंगे तो बोलिए क्या आपका करंट कम हो जाएगा? यस। मुझे बताएंगे जेड क्या होता है, आर की वजह से, एल की वजह से, सी की वजह से, या नेट प्रॉब्लम? तो ये तय हो गया है कि अगर आपको करंट को कंट्रोल करना है इन एसी सर्किट, तो आपको अपना जेड बढ़ाना पड़ेगा। और जेड बढ़ाने के बारे में विचार करें बच्चों, जेड बढ़ाने के तीन विचार हैं, या तो एक्स्ट्रा आर मिला दो, या एक्स्ट्रा सी मिला दो, या एक्स्ट्रा एल मिला दो। अगर आप अपने सर्किट में एक्स्ट्रा आर या एल या सी कोई कंपोनेंट डाल देंगे तो ऑब्वियसली आपका जेड चेंज होगा, और जेड चेंज होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों का करंट भी चेंज हो जाएगा। अब तीनों ही मेरा काम कर देंगे, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे को सबसे बढ़िया फायदा किसको मिलाने में होगा, मैं किसको मिलाऊं कि मुझे एकदम बढ़िया से बढ़िया काम हो। आइए मिलकर विचार करें। यस, क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि एसी सर्किट के अंदर जो आर होता है वो तो पावर लॉस करता है, और एल और सी पावर लॉस नहीं करते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूंगा कि आर मिला दूं मैं, तो आर मिलाने से मेरा काम तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन क्या एक्स्ट्रा पावर लॉस भी हो जाएगा? यस। तो बोलिए आर मिलाएं कि नहीं मिलाएं? समझ में आ गया होगा। अगर मैं एल या सी कंपोनेंट मेरे सर्किट में इंसर्ट करूंगा तो मेरा काम भी हो जाएगा, और एल और सी तो पावर नहीं खाते हैं, ये बातें चल रही है। हाँ, तो एक्स्ट्रा पावर लॉस होने से बच जाएगा। तो तय हो गया कि आर तो मत मिलाओ यार, ऐसा करो एल या सी मिला दो। अब मैं सोच रहा हूँ कि एल या सी में क्या मिलाएं। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझते हैं हर चीज का कॉस्ट भी मैटर करता है, यू नो कॉस्ट, यू नो दिस, डू यू नो दिस? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
तो ये सब समझते दुनिया में, ठीक है, ये सब समझते हैं। तो हर चीज का कॉस्ट भी मैटर करता है। ध्यान दीजिए, कैपेसिटर मिलाना कंपेरेटिवली थोड़ा महंगा पड़ता है और एल मिलाना कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है। फाइनल करिए, क्या मिलाएं? सी नहीं मिलाना, एल मिलाना। फाइनल करें? यस। कंक्लूजन इज, अगर आपको करंट कंट्रोल करनी है तो आप या तो आर मिलाएं या सी मिलाएं या एल मिलाएं। आर को क्यों रिजेक्ट किया? बोल दूं पावर खाता है। सी को क्यों रिजेक्ट किया? पैसा खाता है। एल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो फाइनल कीजिए। यस। ऐसी सर्किट में करंट चेंज करने के लिए, करंट कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या मिलाया जाए? एल मिलाया जाए। और बच्चे, जो एक्स्ट्रा एल आप मिलाने की बात कर रहे हैं, उसका टेक्निकल नाम होता है चोक कॉइल। अब वो लाइन पढ़ के देखिए, समझ में आएगी प्लीज। कष्ट होगा तब भी पढ़ना है, कष्ट होगा तब भी पढ़ना है। समझ में आ गया हो? मेरे ख्याल से मैंने सब लिखा दिया उसमें जो भी, ठीक है। तो ये झांकी बना लो, सब बच्चे झांकी लगाएं। बहुत बढ़िया। पीछे रीजन लिख लेना, वरना बाद में भूल जाओगे। पावर लॉस, एक्स्ट्रा पावर लॉस, इसलिए इसको रिजेक्ट किया। सी में क्या लिखोगे? पैसा खाता है। बोले तो बोलो कॉस्टली है, थोड़ा महंगा पड़ेगा। एल अच्छा है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, आपने बोला कि हाँ ठीक है, एल मिलाने से अपना काम एकदम बढ़िया से हो जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा और एक्स्ट्रा पावर लॉस भी। बोले ये मिला लेते हैं। और जो एल आप मिलाएंगे उसका नाम क्या बोल दिया? चोक कोयल। अब ध्यान दीजिए, आप सर्किट में वास्तव में कोई एल नाम का कंपोनेंट मिलाना चाहते हैं, तो एल नाम के एल के लिए आप कोई ना कोई इसमें कोयल मिला रहे होंगे। कोयल कोई ना कोई कंडक्टिंग वायर की बनती है, और उस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी जरूर होगा। तो बताइए, प्योर एल मिलाना पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? अपनी बात चली थी एक बार ईएमआई में, प्योर एल होगा कि नहीं हो पाएगा? तो मैं चाहता एल मिलाऊं। मैं आर और सी तो मिलाना नहीं चाहता, लेकिन यार प्योर एल तो दुनिया में आता नहीं है। तो बताइए, जब मैं एल मिलाऊंगा, क्या थोड़ा सा आर भी जबरदस्ती घुस के जाएगा? तो मेक श्योर चोक कोयल अगर आप आज के बाद सवाल में आता है, ध्यान दें बच्चे, अगर आपके कोई न्यूमेरिकल लिख के आता है चोक कोयल, चोक कोयल, तो इसको आप क्या समझना? सीरीज आरएल समझना। सुन रहे हैं मेरी भाषा? कोई न्यूमेरिकल लिख के आता एक चोक कोयल में ऐसा वैसा, चोक कोयल सुनते ही एल मत समझ बैठना। क्या समझ बैठना? सीरीज आरएल। हाँ, मैं इसमें से एल ही चाहता हूं, लेकिन शायद आर हम चाहते हैं कि जबरदस्ती घुस के आ रहा है, जबरदस्ती घुस के आ रहा है। और हाँ, अगर मैंने कभी कहा क्वेश्चन में आइडियल चोक, तो फिर आप क्या समझ लेना? प्योर एल समझ लेना। सुन लिया बच्चों ने? ये भाषाएं आपके क्वेश्चन में आएंगी, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन में लिखा है आइडियल चोक कोयल में ऐसा वैसा, तो आइडियल चोक समझते बोल देना कि प्योर एल की बात कर रहा है। और चोक कोयल लिखा आएगा तो उसको एल कोई भी नहीं समझेगा, उसको क्या समझना है? सीरीज आरएल। और ऐसा कहीं ना कहीं सवालों में कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है वो कल एक पावर वाला सवाल किया था, कागज पलटो। याद है एक सवाल किया था सीरीज आरएल का, जिसमें एक्सेल बराबर 8 था, और आपने फाइनली पावर शायद वी नॉट स्क्वायर बाय 4 बताई थी। याद है सवाल? यस, उसको निकालो कागज को। सवाल के शुरुआत में हमने क्या लिखा है? इन अ सीरीज आरएल सर्किट, ऐसा लिखा है ना, सीरीज आरएल में, ऐसा लिखा है मैंने। अब ध्यान दीजिए, ये सवाल जिस भी किताब में है उसमें सीरीज आरएल लिखा हुआ ही नहीं है। उसमें लिखा है एक चोक कोइल में। यस, उसमें क्या लिखा? इन अ चोक कोइल एक्सएल इज इक्वल टू आर, सप्लाई इतना, पावर निकालिए। तो आप समझ रहे हैं, कल मैंने चोक कोइल आपको पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने कल चोक कोइल शब्द यूज ही नहीं किया। मैंने क्या बोला? सीरीज आरएल में। लेकिन आज तो मैं बोल सकता हूँ चोक कोइल बोले तो एल या आरएल, आरएल। तो अब आप जाके उस क्वेश्चन में लिखिए, जहां लिखा ना सीरीज आरएल, ब्रैकेट में डाल लो ना चोक कोइल। मतलब वास्तव में क्वेश्चन जहां भी है चोक कोइल के नाम से है, तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि चोक कोइल मतलब आज के बाद क्या रहेगा? आरएल रहेगा। अच्छा एक बार बताओ ना, कर दिया सबने? अगर बाय दी वो क्वेश्चन सब कुछ यही होता और ऊपर की लैंग्वेज ये होती, इन एन आइडियल चोक कोइल ऐसा वैसा, पावर निकालिए, पावर निकालते कि जीरो बोल देते। क्योंकि आइडियल चोक कोइल सुनते बच्चे के दिमाग में क्या था? बोले यार आइडियल यानी प्योर एल, और हमने क्या सीख चुके हैं? एल और सी पावर नहीं खाते। वो तो चोक कोइल बोला उसने, तो मैं समझ गया ये आरएल है, तो फिर मैंने पावर निकाला। अगर आप मुझे दुनिया भर की कहानी सुना दोगे, लेकिन आप बोलोगे प्योर चोक कोइल है या प्योर एल है, तो मैं तो काम भी नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट जीरो बोल दूंगा। क्लियर? चलिए, ये था चोकोल के बारे में। और हाँ, चोकोल हम भी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आपको याद होगा अपने घरों में जो ट्यूबलाइट होता है, ये देखिए पीछे इस तरह की एक पट्टी होती है ना, है ना, और यहाँ पे बीच में इस तरह का एक डब्बा टाइप होता है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं ना दिल्ली में।
इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना चोक खराब हो गया। तो चोक क्या है? ये चोक वही है जो चोक कोयल हम पढ़ रहे हैं। यस, एक्चुअली पूरी कहानी सुनी तो ये समझिए। एक्चुअली आपको बताओ होगा अपने घर में क्या था, 220 वोल्ट आता है। अब 220 वोल्ट हम क्या करते हैं, सब पे लगाते हैं, पंखा पे भी, ट्यूबलाइट सब पे 220 अपन लगा देते हैं। तो जो ट्यूबलाइट का सर्किट है उसके ऊपर हम कितना लगा रहे हैं? 220। ट्यूबलाइट के सर्किट पे हम क्या करें? 220। बच्चों, अगर ये चोक कोयल ना लगाई जाए, अगर ये चोक ट्यूबलाइट के सर्किट में ना हो, तो इस ट्यूबलाइट के सर्किट में जो करंट बनेगी ना वो ज्यादा करंट बनती है, उतनी ट्यूबलाइट को नहीं चाहिए। बिना चोक कोयल के ट्यूबलाइट के सर्किट में जो करंट बनती है वो ज्यादा बनती है, वो करंट इसको नहीं चाहिए। तो क्या करें? या तो वोल्टेज कम कर लो, और अपने घर में तो दो आता है तो अपन तो चेंज तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें? वोल्टेज के हम कम करने की बजाय क्या ट्यूबलाइट के सर्किट का जेड बढ़ा दें? ट्यूबलाइट के सर्किट का जेड बढ़ा दें। तो जेड बढ़ा दें तो ट्यूबलाइट में एक्स्ट्रा कुछ मिला दें। एक्स्ट्रा कुछ दें, क्या मिला दें? आर मिला दें, सी मिला दें, कि एल मिला दें? और एल मिला दें तो बच्चों, कंपनी ट्यूबलाइट बना के अपने को बेचती है, जो भी कंपनी होती है, फिलिप्स वगैरह, इतना एक्स्ट्रा एल मिलाया जाए कि मामला ठीक, करंट उतनी फ्लो होनी चाहिए जितनी अपने को चाहिए। तो उन्होंने कैलकुलेट करके, ये एल हम लोग थोड़ी ना अलग से लाते हैं, तो बाजार में रेडीमेड मिलता है कि हाँ ट्यूबलाइट के साथ ये रहेगा, तो हम तो कौन कैलकुलेट करेगा? तो ट्यूबलाइट बनाने वाली या ट्यूबलाइट बेचने वाली जो कंपनीज है, उनको पता है कि एक्स्ट्रा एल कितना लगता है, प्रॉपर एल के इसी के साथ असेंबल करके हमें दे दिया है, और ये एल प्रॉपर वैल्यू का है। अब एल के साथ इस सर्किट में जो करंट बनती है वो ठीक उतनी बनती है जितनी ट्यूबलाइट को चाहिए। इस चौक के साथ सर्किट में जो करंट बनती है वो ठीक उतनी बनती है जो कि ट्यूबलाइट को चाहिए। तो ट्यूबलाइट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहा है। और कई बार आप देखते हो चौक खराब हो जाता है, ट्यूबलाइट चलता है कि बेकार हो जाता है? बेकार हो जाता है। तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुला के चौक को चेंज कराते हैं, चेंज करा तो वापस चालू हो जाता है। सुन लिया है? चौक कोयल देखा होगा, ये ट्यूबलाइट देखे हो? मेरे ट्यूबलाइट के सब। हाँ, चले। तो ये है चौक कोयल के बारे में। और अभी तो देखो टाइम के साथ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना। पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चौक आ रहा है। पहले जो पुराने टाइम में होता था ना, उस टाइम पे जो चौक आता बहुत हैवी होता था। पुराने टाइम में जो चौक आता था बेटे, यहाँ पे इस तरह का एक चौक होता था, वो मतलब ये मान के इतना बड़ा तो चौक होता था, वो बहुत हैवी सा होता था। आजकल घरों में पुराने टाइम का जमाना गया, आजकल तो जो चौक आता है वो इलेक्ट्रॉनिक चौक होता है, काफी लाइट वेट होता है। जो पुराने जमाने में जो चौक आता था इतना बड़ा तो होता था, और करीब 1 kg का होता, करीब 1 1.5 kg।
दिन चला जाएगा। 1 घंटा बचा, हो गया चालू। बहुत बढ़िया। देखो आ रहा है कि पूछो, सही चल रहा है ना? लिखा, पूछो जो लिखा है। थोड़ा समझा दूं? नो, थोड़ा क्या पूरा ही समझाऊं? बोलना है चालू। दिक्कत आ रही है यार। रीसेट ना दोबारा। हेलो, हाँ विकास। हेलो। अरे दिक्कत आ रही क्लास में यार। करवा यार क्लास जा रही। टाइम, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी। टेस्ट का सिलेबस आ गया तुम लोगों का? कुछ करेक्शन होना है मुझे? मैंने बोल दिया है वो करेक्शन। अच्छा, तो उसमें आप बता दो ना कि तुम लोगों को नंबर दिया होगा ना, कोई हेल्पलाइन नंबर होगा उसमें, नहीं होता है? अच्छा, बताया होगा तो पर हाँ, किसी ने किया था उसमें शायद वो जो पा रहा है ना, तो मैंने बता दिया है साहब लोगों को। डू यू नो साहब लोग? नहीं जानते साहब लोग जो ऑफिस में? तो मैं साहब लोगों को बोले परीक्षा करेगा शायद आज का। मैं बात नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा, मैं बोल दूं? अच्छा, बोल दूंगा। हम्म, आपका मेंटर कौन है तो आपको पता होगा। हाँ, मैं आप सब समझदार है, आपको मेंटर ही कहाँ से? हाँ मैं बोल देता हूँ, ठीक है। क्या बायो में भी प्रॉब्लम? बायो में रोज चेंज कर रहे हैं? तो आप तो लेटेस्ट मानो, जो लेटेस्ट होगा यार। नहीं, क्या बोलूं मैं आगे, क्या मैं? हाँ एक जना बोला, हाँ बोले क्या बोलना है? तो जो लेटेस्ट होगा वो मान लो आप तो।
मेरे को खुद को मोटिवेशन की जरूरत है, पता है ना। जनरली 1 मिनट में सवाल होना चाहिए। तो कई सवाल ऐसे भी तो होते हैं ना कि रेजोनेंस पे व्यू और आई में फेज डिफरेंस बताइए, इतना इतना आसान भी तो होता है ना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस रखना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जाम पेपर जो होता है उसमें भी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, स्पीड ब्रेकर होते हैं, जो मतलब 2 मिनट 5 मिनट भी खा जाते हैं। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना, देख के बस टिक करना है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट इस तरह से रहता है कि कुछ एकदम ऐसे क्वेश्चन होते हैं कम टाइम वाले, कुछ थोड़े बड़े टाइम वाले भी होते हैं। तो प्रैक्टिस आप सब पे रखें। शुरू करें, पूछो उनको दिख रहा है। हम्म कोई पर्सनल बातें खत्म, आ जाओ इधर। हम्म वो मोबाइल बंद, इधर आ जाओ, शाबाश। शुरू करते हैं वापस से। चलिए, तो मैं आपको पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मीनिंग क्या है, आप जानते हैं करंट वोल्टेज के बारे में आप पढ़ते हैं बच्चों। करंट नापने का डिवाइस अमीटर होता है, वोल्टेज नापने का डिवाइस वोल्टमीटर होता है। लेकिन यार मैंने सुना है करंट वोल्टेज दो टाइप होते हैं, एसी और डीसी। तो ध्यान दें, एसी करंट नापने के लिए अलग मीटर होता है और डीसी करंट नापने के लिए अलग मीटर होता है। एसी वोल्टेज नापने का वोल्टमीटर अलग होता है और डीसी वोल्टेज नापने वाला वोल्टमीटर अलग होता है। तो कुल मिला के मुझे ये कहना चाहिए कि एसी नापने वाले डिवाइस अलग होते हैं और डीसी नापने वाले डिवाइस अलग होते हैं। तो मैं आपको मेजरिंग डिवाइस का फर्क बताने जा रहा हूं कि एसी डिवाइस और डीसी डिवाइस में क्या फर्क है। एक छोटा सा टेबल टाइप बना रहे हैं, उसमें सब आ जाएगा। डीसी इंस्ट्रूमेंट बड़ा टेबल नहीं है, बस 3-4 पॉइंट ही लिखने, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। कंपैरिजन खेल रहे हैं कि डीसी इंस्ट्रूमेंट और एसी इंस्ट्रूमेंट में आखिर क्या फर्क है, वो बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या फर्क है, फिर सवाल भी कर लेंगे अभी। आइए, सबसे पहले आइए डीसी इंस्ट्रूमेंट में। आपको याद है, आप लोगों ने वोल्ट मीटर अमीटर पढ़ा था ना, पहले मॉड्यूल 4 में पढ़ा होगा आपने। अच्छा, आपको याद है वोल्ट मीटर अमीटर आप किससे बनाते थे, याद है? गैलोमीटर में शंट वगैरह लगा के। तो जितने भी अमीटर वोल्ट मीटर आपने पहले पढ़े हो, कौन से थे, एसी वाले कि डीसी वाले? तो क्या मैं कह दूं सारे डीसी इंस्ट्रूमेंट आपने किससे बनाए थे? मूविंग कॉइल गैलोमीटर से। एंड डू यू नो द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मुझे आज डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑल डीसी इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लिखना चाहिए इधर, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक बात है। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने भी तो पढ़ाया था आप लोगों को, तो आपको अगर ध्यान हो, वहां क्या आया था अपना? डिफ्लेक्शन आई थिंक प्रोपोर्शनल टू करंट आया था। तो बच्चों आपने लिखा था फाई प्रोपोर्शनल टू आई, याद है आपको? मैंने खुद ने पढ़ाया था आपको। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा कैलकुलेशन करके पूरा आ गया था। फाई प्रोपोर्शनल टू आई। जरा मुझे बताइए कैसा रिलेशन है, नॉन लीनियर या लीनियर रिलेशन? लीनियर। तो इसलिए जो इसका जो स्केल होगा वो भी लीनियर स्केल होगा। ध्यान दीजिए, लीनियर स्केल। अब बोले ये लीनियर नॉन लीनियर का क्या लफड़ा है? ध्यान दीजिए, कोई भी जो मेजरिंग डिवाइस होता है उसके ऊपर मार्किंग होती है ना, स्केल लगा होता है, इस पे पॉइंटर चलता है। बच्चों, इंजीनियरिंग की भाषा में स्केल भी दो टाइप होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। फर्क क्या है? लीनियर स्केल होता है इसमें मार्किंग इक्वल इक्वल गैप पे होती है, मार्किंग इक्वल इक्वल गैप पे लीनियर स्केल। मार्किंग अनइक्वल गैप पे तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल। मुझे बोलना है लीनियर स्केल, तो फोटो बना के बताता हूं क्या मतलब है। बच्चों मान लीजिए स्केल है, तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5। बोलिए क्या मैंने इक्वल गैप पे मार्किंग दिखाई है ना? यस। तो जितने भी डीसी डिवाइस होते हैं उनकी मार्किंग कैसी होती है? इक्वल गैप पे। तो हम बोलते हैं दीज आर हैविंग लीनियर स्केल। फोटो बनाइए।
ये फोटो भी अगर मैंने बनाया तो इस पे भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बनाया है। पहचान करके रखना, लीनियर स्केल का मतलब क्या हो गया, मार्किंग एट इक्वल गैप। ठीक है, ये डीसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। ध्यान दीजिए, डीसी इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो सिग्नल का हमेशा एवरेज वैल्यू नापते हैं। क्या नापते हैं, एवरेज वैल्यू। तो एक सवाल बनता है कि डीसी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए मेरे पास डीसी मीटर है, उसको मैंने डीसी सर्किट में लगाया, करंट को नाप देगा अच्छे से। मैंने गलती से उसको एसी सर्किट में लगा दिया, पूछा जाता है कि डीसी मीटर को गलती से एसी सर्किट में लगा दिया तो 4 ऑप्शन बोलता है, खराब हो जाएगा, सही रीडिंग पड़ेगा, जीरो पड़ेगा। आंसर इज जीरो पड़ेगा। कारण समझिए, इसका लॉजिक क्या है, ये हमेशा एवरेज वैल्यू नापते हैं। तो आई थिंक अगर 5 एम्पियर डीसी है तो उसका एवरेज क्या होगा, 5 नाप देगा। और हमने सुना एसी का एवरेज फॉर फुल साइकिल जीरो होता है, तो अगर गलती से एसी में लगा दिया तो सही पड़ेगा कि जीरो पड़ेगा। तो लिखे अगला पॉइंट, if connected in AC circuit, if connected in AC circuits, AC circuit, then reading is zero. Reading is zero, zero because कारण लिख लो चाहिए तो, because it measures एवरेज वैल्यू। क्या नापते बेटे, एवरेज वैल्यू नापते। ठीक है, इट मेजर्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, आइए, ये किसकी कहानी आती है, डीसी इंस्ट्रूमेंट की कहानी हो गई। अब आइए एसी इंस्ट्रूमेंट पे। ध्यान दीजिए, एसी इंस्ट्रूमेंट पहला पॉइंट, based on heating effect of current, based on heating effect of current। इनका मैं लॉजिक हल्का सा बताता हूं, इनका डिटेल आपको है नहीं तो मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन एक मोटा मोटा लॉजिक पकड़ लो। जैसे मानिए बच्चे की एसी अमीटर है, क्या ये एसी नापने वाला अमीटर है, दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, मतलब काम कैसे करेगा। ओके, इसमें क्या होता है, अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट जैसे बल्ब में फिलामेंट होता है ना, वैसे ये अपने घर में जो हीटर या गीजर होता है उसमें फिलामेंट होता है। ओके, तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, जो करंट आपको मेजर करनी है उसको आप उसमें डालते हैं, तो वो करंट फिलामेंट से गुजरती है। फिलामेंट से जब करंट जाएगी तो क्या हीट डेवलप होगी, और अंदर इस तरह का मैकेनिज्म सेट होता है कि कम हीट तो कम डिफ्लेक्शन और ज्यादा हीट तो ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो देखो कितना अच्छा है, करंट नहीं है तो हीट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है, कम करंट कम हीट कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट ज्यादा हीट और ज्यादा। तो बोलिए क्या मैं कह दूं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपने लिखा है। सो सो दीज आर कॉल्ड सो दीज आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। दीज आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो मेरी तरफ क्या देख रहे, हॉट नहीं समझते हो क्या, हीट पे बेस्ड है, बहुत बढ़िया। तो इसका भी मैंने अगर नाम लिखा है तो इसका भी यूज है, पता है। कोई न्यूमेरिकल मैंने आपको देना है, मैंने आपको बोलना है कि एसी मीटर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर आदमी समझ जाएगा एसी मीटर का सवाल है। पता है, इस सवाल को मैं ऐसे बोलूंगा, एक हॉट वायर अमीटर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हॉट वायर अमीटर, तुरंत समझ में आना चाहिए कि मामला किसका है, एसी। मेक श्योर जितने भी एसी डिवाइस उनको क्या बोलते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। बोल दिया सबने, आइए तो आओ कुछ काम कर ले। डिफ्लेक्शन जो मैंने बोला उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, डिफ्लेक्शन आई थिंक दैट इज प्रोपोर्शनल टू हीट and that is proportional to I या I square, you know I square RT, yes। तो बच्चे मेरे पास कितना अच्छा रिलेशन आया देखो, 5 proportional to I square, feel the difference, here it was 5 proportional to Y, here it is 5 proportional to I square, ये हमारे पास है। बोलो कैसा रिलेशन है, लीनियर की नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो स्केल भी कैसा होगा, नॉन लीनियर स्केल। लिखते जाएं प्लीज, जल्दी लिखें, बहुत सारा टाइम चला गया अपना यार। नॉन लीनियर स्केल, ऑब्वियसली इनका जो स्केल होता है कैसा होगा, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया, इक्वल के पे मार्किंग या अनइक्वल, याद है। तो पता है, इसका फोटो बना के दिखाता हूं तो आपको फील आएगा। सुने आप, 0 1 2 और 3, देखो क्या कलाकारी हो रही है। देखो 0 1 का गैप कम, 1 और 2 का गैप ज्यादा, क्या 2 3 का और ज्यादा, क्या 3 4 का और ज्यादा, 4 5 का और ज्यादा। तो कैसा गैप, इक्वल की अनइक्वल। और अनइक्वल में या तो लगातार बढ़ता बढ़ता गैप होगा या लगातार घटता घटता गैप होगा। तो इस तरह का जब भी स्केलिंग कोई मशीन पे दिखे तो उसको आप क्या बोलिए, नॉन लीनियर स्केल बोलिए। और जितने भी एसी डिवाइस हैं उन सब पे इस तरह की स्केलिंग होती है। ठीक है, चलिए लिख दिया बच्चों ने। ये जो आप एसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं किस पे काम कर रहे हैं, हीट पे। क्या मैंने एक बार आपको बताया था, हीट कैलकुलेट करने के लिए हम आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। तो अगर ये हीट पे काम करें तो आप समझ गए होंगे किसको मेजर कर रहे होंगे, आरएमएस वैल्यू लिखना चाहिए। इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू, इट मेजर आरएमएस वैल्यू। क्या नापते ये, आरएमएस वैल्यू नापते। इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू। सो इफ कनेक्टेड इन डीसी,
इफ कनेक्टेड इन डीसी सर्किट। हाँ जी, एसी में लगाएंगे तो एसी का तो आरएमएस पढ़ देंगे, मैंने गलती से डीसी में लगा दिया तो डीसी का भी आरएमएस पढ़ेंगे। एंड यू नो डीसी फ्लेट क्या आरएमएस, जैसे 5 एम्पियर डीसी है तो उसका आरएमएस कितना होगा 5, तो बोले उसको 5 पढ़ेंगे तो क्या हुआ, खराब पड़ा कि सही पड़ गए, सही पड़ गए तो लिखना चाहिए इफ कनेक्ट, क्या लिखा मैंने, इफ कनेक्टेड डीसी सर्किट देन क्या बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, लिख दो रीडिंग इज करेक्ट, अच्छा पढ़ते हैं, रीडिंग इज करेक्ट। तो ये था एसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बच्चों दोनों आपके सामने फाइनल ब्रीफिंग करता हूं। डीसी डिवाइस, एसी डिवाइस, feel the difference, come on, principal magnetic effect of current, principal heating effect of current, deflection proportional to current, deflection proportional to current square, linear scale, non linear scale, ये लोग क्या नापते हैं एवरेज वैल्यू, और ये लोग क्या नापते हैं आरएमएस वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू नापते तो डीसी तो अच्छा नापेगा, एसी में लगाते क्या जीरो नापेगा, यस, और ये आरएमएस नापते तो ये एसी भी अच्छा नापेगा और डीसी भी अच्छा नापेगा। मुझे बताइए ज्यादा यूजफुल कौन से हैं, डीसी वाले या एसी वाले? आई थिंक आप समझ गए, एसी वाले अमीटर को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, आराम से काम हो जाएगा, डीसी वाला को एसी में लगा दे तो वो जीरो पड़ने वाला है। ये था इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कंफर्टेबल, ये था इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब इंस्ट्रूमेंट का बेसिक तो आपको समझ में आ गया, मुझे कुछ न्यूमेरिकल आपको सिखाने हैं, और एक ही बात बोलता हूँ, जिसने मेरी एक बात पकड़ ली हो कोई भी सवाल कर देगा इंस्ट्रूमेंट का, सिर्फ एक बात बोलता हूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट के नाम आ रहे हैं ना, डीसी इंस्ट्रूमेंट, एसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, देखो डीसी इंस्ट्रूमेंट मुझे ये नहीं कह रहा कि आप डीसी डालो, या ये भी ये नहीं कह रहा कि आप एसी डालो, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, ये डिवाइस क्या बोलते हैं कि तुम कुछ भी डालो, मैं उसका एक साइल का एवरेज पढ़ूंगा, और ये डिवाइस क्या बोलते हैं तू कुछ भी डाल, मैं उसका आरएमएस पढ़ूंगा। तू एसी डाल, चाहे तू डीसी डाल, चाहे तू एसी प्लस डीसी डाल, ये डिवाइस इस बात को माइंड नहीं करें कि आप डाल क्या रहे हो, इन्होंने कह दिया मेरे को, डीसी डिवाइस ने मेरे को बोल दिया तू कुछ भी डाल दे यार, मैं उसका एवरेज पढ़ूंगा, और एसी डिवाइस ने मेरे को बोला तेरे जमे जो डाल, मैं उसका आरएमएस पढ़ूंगा। अगर किसी को मेरी बात समझ में आ गई है तो कोई भी सवाल का आंसर दिया जा सकता है। कैसे, आइए एक न्यूमेरिकल में आपको सारा समझा दिया जाएगा, आ जाए, एक टेबल टाइप बना के समझाता हूं आपको। बच्चों मान लीजिए कोई सिग्नल है, मैं उसको लगा रहा हूं, मान लीजिए डीसी एमीटर मेरे पास है, एसी एमीटर भी है, आओ हेल्प करो मेरी, यस, मैं सेम सिग्नल को एसी एमीटर में डाल रहा हूं और उसी को मैं डीसी एमीटर में डाल रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या रीडिंग आने वाली, आ जाओ। मेरे पास एक सिग्नल था बच्चे, आई बराबर 10 एम्पियर, मैं इसको किस में डाल दिया, इसमें भी और इसमें भी, आ जाओ आंसर दोगे, यस, और आप तो शायद पहचानते हैं प्योर डीसी है, तो मैं तो इस बात पे भी ध्यान नहीं दे रहा कि मैं डीसी डाल रहा हूँ कि एसी डाल रहा हूँ, मेरे जमेगी जो डालूंगा फिर भी मैं इनसे आउटपुट लूंगा, और आपको मैं क्लू दे चुका हूँ, कमान, तो जो भी डाला इसका क्या पड़ेगा एवरेज, बोलिए डीसी क्या पड़ेगा एवरेज, एवरेज कितना 10, और ये क्या पड़ेगा इसका आरएमएस, कमान 10, कितना हो जाएगा 10, हो गया आंसर, हो गया, पता लगा आप लोगों को 10, ठीक है, चलिए आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी, कमान, मैंने ये डाल दिया, यस जानबूझ के डाल रहा हूँ, इज इट प्योर एसी, जानबूझ के डाल रहा हूँ, ये सिग्नल में इसमें भी डाल रहा हूँ, इसमें भी डाल रहा हूँ, रीडिंग पूछ रहा हूँ, तो आ जाओ, यस, अब डीसी इंस्ट्रूमेंट बात का बुरा नहीं मान रहे कि यार तू क्या डाल रहा है, वो क्या कह रहा है तेरे जमे डाल, मैं तो एवरेज पढ़ूंगा, डू यू नो, यस, यस, और बोलिए ये क्या पड़ेगा, शाबाश शाबाश 10/√2, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, परफेक्ट एकदम। आओ बच्चे, आई बराबर 3+4 cos ओमेगा टी, इसको भी शायद आप पहचानते, मैंने सब सिखाया आपको, कम ऑन, ये क्या है, एसी प्लस डीसी, और एसी प्लस डीसी डाल रहा हूं तो ये लोग बुरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उनको इस बात से मतलब नहीं कि आप क्या डालते हो, उनको अपना स्टाइल है, कम ऑन, ये क्या पड़ेगा इस सिग्नल का एवरेज, कम ऑन आंसर विल बी, वेरी गुड, एक्सपर्ट हो गए आप लोग तो, कम ऑन 3 डायरेक्ट बोल दिया, सोचो आप, हाँ उधर उसका वो क्या पड़ेगा इसका आरएमएस, इसका आरएमएस निकाला मैंने कभी सिखाया क्या, बनाएंगे, कितना आ रहा है, कुछ ना आ रहा है, √11 बोल रहे हैं, √17, मैंने तो पहले लेक्चर में आपको सब सिखा दिया है, कोई कष्ट हो तो पूछे, कोई कष्ट हो तो पूछे, मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें समझा दी, और आप देख रहे हैं जानबूझ के मैंने आपको एक ही सवाल में 5 सवाल लपेट दिए, मैंने जानबूझ के एक बार प्योर डीसी डाला, जानबूझ के दोनों में एक बार प्योर डीसी डाला, जानबूझ के एक बार मैंने दोनों में प्योर एसी डाला, और एक बार जानबूझ के दोनों में मैंने एसी प्लस डीसी डाला। मुझे मैसेज आपको देना है कि इस बात का कुछ नहीं कि आप क्या डाल रहे हो, उनका अपना स्टाइल है, ये एवरेज पड़ता है और वो आरएमएस पड़ता है, जो होगा आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो बच्चों था इंस्ट्रूमेंट की कहानियां, इंस्ट्रूमेंट भी खत्म। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो लेते हैं, दैट इज एलसी ऑसिलेटर। बहुत ही सुंदर टॉपिक है एलसी
ऑसिलेटर, इसमें मान रहा हूं इसकी आइडियल है, और आइडियल है इसका मतलब क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। हर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना कुछ तो, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं कि आइडियल है। यानी बच्चे हम क्या मान के बातें कर रहे हैं कि मेरे यहाँ आर बिल्कुल ही जीरो है, मैं लिख दे देता हूं आइडियल मान के चल रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑसिलेटर, तो ऑब्वियसली जैसा नाम वैसा काम, ये सर्किट करेगा क्या, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, तभी तो ऑसिलेटर बोल रहे हैं आप इसको। अब इसकी वर्किंग क्या है, इसका हिसाब किताब क्या है, इसके टेक्निकल चीजें क्या है, सब हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अपने नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने खूब क्वेश्चन है इसके। आओ पहले सिखाऊंगा, बाद में सवाल पूछूंगा। ये एल है बच्चे, ये मान लीजिए सी, वी नॉट और क्यू नॉट। आ जाओ, और लेट ये प्लस और ये माइनस दिख रहा है सब लोगों को, यस। ओके, फोटो में मैंने क्या क्या दिखाने की कोशिश करी है, एक इंडक्टर है यहाँ पे और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसा, अनचार्ज या फुल चार्ज, फुल चार्ज है, यस। कैपेसिटर की वैल्यू सी है, फुल चार्ज कैपेसिटर, इसका फुल वोल्टेज कितना है, वी नॉट, उसका फुल चार्ज कितना है, क्यू नॉट, और उसकी पोलरिटी में ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, यस। तो आपको फील आना चाहिए, इंडक्टर है और एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर मेरे पास है। अभी स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, स्विच अभी ऑफ है, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। आप मेरे पास आ गए और आपने बोला कि भाई तू इसमें कार्यक्रम चालू कर, कार्यक्रम चालू कर, आओ देखते हैं। पहले सुन लें फिर बाद में लिखेंगे आप लोग, कमान। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया बच्चे, स्विच को ऑन करते क्या हो गया कि कैपेसिटर को क्लोज लूप मिल गया। कैपेसिटर को क्लोज लूप मिलते ही क्या हो गया, ये रहा कैपेसिटर का हाई पोटेंशियल, ये रहा कैपेसिटर का लो पोटेंशियल, और क्लोज लूप आपने दे दिया। तो बोलिए कैपेसिटर क्या करंट चलाना शुरू कर देगा, यस। और कैपेसिटर के पास क्या एनर्जी जमा है इस टाइम, यस। कितनी एनर्जी, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। फुल चार्ज है तो फुल एनर्जाइज होकर बैठा हुआ है, और जैसे आपने स्विच ऑन किया कि आपने क्लोज लूप दे दिया, और क्लोज लूप दे दिया तो कैपेसिटर अपने हाई से लो की तरफ करंट, क्या मैं कहूँ क्लॉकवाइज करंट चलाना शुरू कर देगा, यस। बच्चे कैपेसिटर करंट चलाना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे करंट जीरो से उठने लगेगी ये एल क्या नेतागिरी चालू करेगा। आपको पता ना एल को करंट का चेंज पसंद नहीं है, यस। तो ये कैपेसिटर क्या बोल रहा है कि यार मैं करंट चलाऊंगा, मेरे पास एनर्जी में करंट चलाऊंगा, और एल क्या कर रहा है, नेतागिरी, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को करंट का चेंज पसंद नहीं है, देख करंट जीरो जीरो रहने दे, डिस्टर्ब मत कर। तो बताइए कैपेसिटर को करंट चलाना आसानी की स्ट्रगल, अरे कोई आपके काम का अपोज कर रहा है भाई। तो बताइए कैपेसिटर को करंट चलाने में आसानी की स्ट्रगल, स्ट्रगल, और स्ट्रगल होगा तो बोलो क्या एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी। तो बताइए इसको करंट चलाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और बच्चे ये जो एनर्जी खर्च करेगा वो इसकी जेब में जमा होती जाएगी। कारण, कारण इस पूरे पिक्चर में आर है कि नहीं है, नहीं है। यहाँ एनर्जी उड़ाने वाला, एनर्जी को वेस्ट करने वाला, हीट लॉस करने वाला मेंबर है ही नहीं। तो वास्तव में जो एनर्जी खर्च करेगा वो एनर्जी इसके पास जमा होती जाएगी, और होना भी चाहिए। इसको स्ट्रगल करना पड़ा इसलिए खर्चा कर रहा है। और क्या आपको पता है करंट ग्रोथ करने में इंडक्टर के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता था, क्या उसका हाफ एल स्क्वायर बनता था, यस। तो करंट ग्रो करना आसानी की स्ट्रगल, स्ट्रगल। तो बट इसकी एनर्जी खर्च हुई जा रही है और वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, क्या उसकी जेब में जा रही है वो, यस। तो ये काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कैपेसिटर करंट चला रहा है अपनी एनर्जी के दम पे, और इस करंट चलाने के दौरान कैपेसिटर लगातार उसकी एनर्जी लगातार कम 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 होती जा रही है, और इंडक्टर की एनर्जी लगातार ज्यादा बढ़े जा रही है। तो यूं समझिए, इधर देखिए, मान लीजिए ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसकी एनर्जी थी 10 जूल और इसकी एनर्जी कितनी थी, 0 थी। तो पता है क्या कार्यक्रम हो रहा है, करंट चला रहा है कैपेसिटर, करंट चलाने के दौरान इसकी एनर्जी 10 से 9 8 7, और इसकी एनर्जी 0 1 2, यस। ये 10 था तो ये 0 पे था, जब ये 9 होगा तो ये 1 पे हो गया, ये जब 8 पे होगा तो ये 2 पे हो गया, ये 7 पे होगा 3 पे हो गया। क्या कभी ये 5 और 5 भी होगा, कभी ये 4 3 2 1 0। समझिए इसकी एनर्जी 10 से 0 आ रही है, उधर उसकी एनर्जी 0 से 10 जा रही है, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया कि जब तक इसके पास एनर्जी थी करंट चला रहा था, वो करंट चलाने के दौरान ये लगातार डिस्चार्ज हो रहा था, खाली हो रहा था, डी एनर्जाइज हो रहा था। इसकी एनर्जी 10 से 0 की तरफ आ रही थी, और उस दौरान इसकी एनर्जी 0 से 10 की तरफ जा रही थी, और ये सब चलता रहा चलता रहा। सर्किट में करंट ग्रो होता रहा होता रहा होता रहा। अब मान लीजिए करते 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 कोई मोमेंट आ गया जब इसकी एनर्जी 0 हो गई, और जैसे इसकी एनर्जी 0 हुई तुरंत कैपेसिटर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले यार मैं थक गया, अब करंट नहीं चला सकता। थक गया, करंट एनर्जी खत्म, बोले यार मैं थक गया, करंट नहीं चला सकता। तो इंडक्टर क्या बोल रहा है, दोस्त तू थक गया, मेरे पास एनर्जी है, मैं करंट चलाऊंगा, दोस्त, यस। बोले तू थक गया, तू करंट नहीं चला सकता, डोंट वरी। तू खाली हो गया, क्या इसके पास एनर्जी है, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी खिसक के यहाँ आ गई है, यस। भाई साहब ये 10 से 0 हो गया एनर्जी में, तो ये बदले में 0 से 10 होके बैठा है। तो ये इंडक्टर क्या बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तू करंट नहीं चला सकता, तू थक गया, डोंट वरी, मैं करंट चलाऊंगा, मेरे पास एनर्जी है, और क्यों चलाऊंगा और कैसे चलाऊंगा जरा देखिए, यस। ये करंट चला रहा था क्लॉकवाइज, शब्द पकड़ लेना मेरे, ये करंट चला रहा था क्लॉकवाइज। मान लीजिए जब इसकी एनर्जी 0 हुई तब करंट बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 5 हो गई थी, उस मोमेंट में 5 एम्पीयर क्लॉकवाइज करंट थी। अब जैसे ये हाथ खड़े करेगा करंट अचानक 0 आने की कोशिश करेगी, तो इंडक्टर क्या उतनी करंट उसी दिशा में मेंटेन करेगा,
उतनी ही करंट उसी डायरेक्शन में मेंटेन करेगा। उसको चेंज पसंद नहीं है। तो ये 5 एम्पीयर करंट क्लॉकवाइज चला रहा था, और इंडक्टर क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, तेरी एनर्जी खत्म हुई, मैं 5 एम्पीयर क्लॉकवाइज चलाऊंगा, मैं 5 एम्पीयर क्लॉकवाइज मेंटेन करूंगा। तो ये अपनी एनर्जी के दम पे करंट को कैसा करेगा, वही क्लॉकवाइज में मेंटेन करेगा। और करंट को जब ये क्लॉकवाइज चलाएगा, जब ये करंट को क्लॉकवाइज चलाएगा, तो बोलिए अब ये करंट चला रहा है और क्या क्लॉकवाइज चला रहा है, तो बोलिए अब कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो करंट क्लॉकवाइज चार्जिंग शुरू, तो जिस प्लेट में करंट एंटर करती है क्या बनती है, प्लस। तो बताइए हो क्या रहा है, जब इंडक्टर करंट चला रहा है बच्चे, तो इंडक्टर तो लगातार खाली खाली हो रहा है। और बोलिए क्या कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो गई है, यस। फील करो, जब कैपेसिटर करंट चला रहा था वो डिस्चार्ज हो रहा था और ये चार्ज हो रहा था। और जब कैपेसिटर थक गया तो करंट का चलाने का मोर्चा किसने संभाल लिया, इंडक्टर ने। अब इंडक्टर करंट चला रहा है तो इंडक्टर तो डिस्चार्ज हुए जा रहा है, और बदले में कैपेसिटर चार्ज हुए जा रहा है, उसी पोलरिटी में कि अपोजिट पोलरिटी में। ये सीखना है। हाँ हाँ, तुम्हारी इनिशियल पोलरिटी ये थी, और आजकल जब आप चार्ज हो रहे हो तो उसी में हो रहे हो, उल्टा पोलरिटी, उल्टा देख रहे हैं, रेड कलर हो गया, यस। अब इंडक्टर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, उसकी एनर्जी जो 10 थी ना, अब वो उतर के जीरो 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 की तरफ आ रही है, इसकी एनर्जी 0 से 10। जब तक उसकी एनर्जी थी वो करंट चलाता रहा, यानी वो डिस्चार्ज होता रहा होता रहा होता रहा, और ये वाला चार्ज होता रहा होता, ये चार्ज हो गया। और जैसे उसकी एनर्जी 0 हुई, इंडक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले यार मैं थक गया, करंट नहीं चला पाऊंगा। कैपेसिटर बोलेगा दोस्त दोस्त मेरे पास एनर्जी, मैं करंट चलाऊंगा। तो अब इसकी करंट चलाने की बारी है। आपने नोटिस किया, पहले थोड़ी देर इसने क्लॉकवाइज चलाई थी और उसने भी थोड़ी देर क्लॉकवाइज चलाई थी। अब ये थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज को बंद करने की कोशिश करेगा तो क्या वो भी एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा, यस। फील करो, जब कैपेसिटर थोड़ी देर क्लॉकवाइज तो इंडक्टर भी थोड़ी देर क्लॉकवाइज। फिर अगली बार जब कैपेसिटर का नंबर आया तो उसने थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज, तो इंडक्टर भी थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज। फिर से जब कैपेसिटर का नंबर आएगा तो फिर वो क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के क्या मैं कह दूं, दोनों मिलजुल के करंट चला रहे हैं एट ए टाइम। दोनों मिलके करंट चला रहे हैं एट ए टाइम, एक जना करंट चला, एक जना। सीधी सी बात है बच्चे, थोड़ी देर सी करंट चला रहा है, थोड़ी देर एल करंट चला रहा है, फिर थोड़ी देर सी करंट चला रहा है, फिर थोड़ी देर एल करंट चला रहा है। क्या मैं कह दूं दोनों करंट करंट खेल रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों करंट करंट खेल रहे हैं। और इस खेल के दौरान एनर्जी लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है। कैपेसिटर की एनर्जी शायद आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जमा होती है, वो इंडक्टर की एनर्जी शायद मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो क्या मैं कह दूं कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में जा रही है, इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में जा रही है, यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगातार स्विच हो रही है। और जो करंट चलाएगा वो डिस्चार्ज हो रहा है और दूसरा मेंबर चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली क्या दोनों बारी बारी से करंट चला रहे हैं, यस। और करंट चलाने के दौरान एनर्जी लगातार एक के पास से स्विच हो रही है, स्विच हो रही है, जैसे वो खेलते ना, वो बैडमिंटन खेलते ना, देखा कुछ याद आया, तो एनर्जी लगातार इधर 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 इधर, एनर्जी किसके पास है, इसके पास, इसके पास, या लगातार स्विच हो रही। और इस स्विचिंग के दौरान लगातार दोनों, क्या थोड़ा समझ में आया है। तो अगर मैं ब्रीफ में अगर आपको इसको लिखवाऊं तो मुझे कहना चाहिए कि यू सी, वो बोलिए क्या, यूएल रिवर्सिबल, कम ऑन, रिवर्सिबल। यूसी यूएल में बदलता है, फिर यूएल यूसी में बदलता है, और वर्ड्स में बोलना है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में बदलती है, ये हो जाएगा एक बात। दूसरी बात, क्या मैं कह दूं कि इफ करंट इज ड्यू टू सी, कैपेसिटर करंट चला रहा है, बोलिए बच्चे कौन सी एनर्जी किस में बदल रही है, क्या यूसी यूएल में बदल रहा है, फील करो। इफ करंट इज ड्यू टू एल, बोलो बच्चे, यूएल, क्या यूसी में बदल रहा है। अब मैं जिस भी तरह की लैंग्वेज बोलूंगा उसमें आ जाएगा, मैं बड़े बड़े पैराग्राफ लिखाऊंगा नहीं, इससे समझ में आ जाएगा क्या। जो करंट चला रहा है वो खाली हुए जा रहा है और दूसरा मेंबर भरे जा रहा है, इसको आप डिस्चार्ज चार्ज में बोल दीजिए, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई बेसिक। अब आते हैं डिटेल में। तो बेसिक हो गया, व्हेन आई इज ड्यू टू एल, तो क्या हो गया, यूएल कम हुए जा रहा है, बदले में क्या बनता जा रहा है, यूसी बनता जा रहा है, एल डिस्चार्ज हो रहा है और सी जो है वो चार्ज हो रहा है। अब आप लोगों ने मेरी बात मान ली, हाँ यार एक का वोल्टेज प्लस में लिखा तो अपने आप एक का क्या लिख दिया, माइनस। दिमाग मत लगाओ कि किसको प्लस में किसको माइनस, अरे भाई दो संख्या का जोड़ जीरो है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों। आओ बच्चों, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी, ध्यान दें यहाँ पे आई को लिखते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी।
ध्यान दीजिए, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि आप आई को क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई टी लिखते हैं। यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई टी क्यों लिखते हैं, उसमें बुक्स में लिखा हुआ है कि जब कैपेसिटर करंट चला रहा है तो उसका चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आई को डी क्यू बाई टी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, मैंने लिख दिया। अब जरा देखना, इसको एडजस्ट करूं, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू बराबर 0, ये आ गया। और ये आ गया तो जरा देखना, डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0। क्या एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन आ गई है। ये वो इक्वेशन, इसको आप पहचानते भी होंगे शायद, मैं बताता हूं ना, अभी याद दिलाता हूं। यस, आप देखिए, हाँ बिल्कुल, बोलो क्या ये चार्ज की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है? यस, मैं तुम्हारे हिसाब से प्रोसेस कर रहा हूं, क्या मेरे पास चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई? यस। और मैं कुछ याद दिलाता हूं, एसएचएम की बातें याद दिलाता हूं, मुझे यूज करनी है यहाँ पे। यस, सुने, ये तो मैं आ गया, अब ध्यान दीजिए एसएचएम पे। ऑब्वियसली आपका मैकेनिक स्ट्रांग होता है, लेकिन मुझे जो चाहिए मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं आपके भरोसे नहीं हूं, मैं आप मेरे को जो बताना है मैं खुद याद दिलाऊंगा। एसएचएम में बच्चे आप पे पढ़ते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, याद आ गया बच्चों को? यस। ये शायद डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मेरी वाली शायद चार्ज की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आप वाली शायद डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया? क्या आपको पता है इसके दो सॉल्यूशन हुआ करते थे? एक्स मैकेनिक्स तो आप लोगों का स्ट्रांग होता है। ये देखिए, मैं समझाता हूं, डोंट वरी बच्चों। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी या एक्स नॉट कोस ओमेगा टी। और पता है, मैं अपने सवालों में, अपने केसेस में इन दोनों में से कौन सा लेना है, ये इस बात पे डिसाइड होगा, जो मेरी इनिशियल कंडीशन से मैच करेगा उससे लेना पड़ेगा। इधर आइए, इनिशियल से क्या मतलब है? इसमें टाइम जीरो डालूं तो क्या एक्स जीरो आएगा? उसमें टाइम जीरो डालेंगे तो एक्स बराबर जीरो या एक्स नॉट? आइए, हाँ, एसएम 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 हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब एसएम कहीं से भी शुरू हो सकता है मिड पॉइंट से शुरू हो सकता है एक्सट्रीम से शुरू हो। आना जरा, अगर मेरा सवाल में, मेरे कोई केस में मैं कह रहा हूं कि एसएम मिड पॉइंट से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0। और अगर मेरा एसएम एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, तो बोलो टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0 या एक्स नॉट। तो मैं कहानी सुना दूंगा कि मेरा केस ये है, और जो इक्वेशन मेरे केस को मैच करेगी मैं उसको लेने वाला हूं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये तो वो थी बात है। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, इधर आइए, सुने अच्छे से। मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटे, इसके क्या सॉल्यूशन होंगे? या तो क्यू बराबर, सब समझ में आ जाएगा सुनेंगे तो, क्या ये दो इक्वेशन पॉसिबल है? अब मुझे चुनना है कि मैं इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करूं मेरे केस में। आइए, मेरे केस में टाइम जीरो पर कैपेसिटर का चार्ज कितना था, जीरो या फुल? शाबाश। कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? टाइम जीरो पे कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज, सो ए टाइम बराबर जीरो, चार्ज ऑफ कैपेसिटर वाज क्यू नॉट। बोलो कौन सूट कर रहा है? मैं, वेरी गुड। क्या मैं इसको रिजेक्ट कर दूं? फिर आप लोगों ने इशारा कर दिया, मैं इसको ले लेता हूं। तो बच्चों, मेरे जो केस की शुरुआत हुई उसके हिसाब से मेरे चार्ज की इक्वेशन ये है। ये चार्ज की इक्वेशन आई, आप तो शायद करंट मांग रहे थे मेरे से, करंट। आओ करंट बना लेता हूं। मैंने सुना आई बराबर लिख दिया मैंने माइनस डी क्यू। यहाँ माइनस लिख रहे हैं क्योंकि वो, तो बेटे अगर इसको करते हैं तो आपको आ रहा है ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, बोलो चार्ज की इक्वेशन, बोलो क्या मजाक मजाक में करंट की इक्वेशन आ गई? मुद्दा क्या था कि दोनों मिलकर करंट चला रहे हैं। तो आपने मेरे को पूछा कि तू भाई ये तो बता कि किस तरह की करंट चल रही है। बोल रहा है करंट चला रहे हैं, किस तरह की करंट चल रही है? तो मैंने कहा यार नहीं पता, देखते हैं। केवल प्रोसेस किया, क्या अल्टीमेटली मुझे पता लग गया आपके यहाँ क्या करंट चल रही है। ये करंट कैसा करंट है, कॉन्स्टेंट या ऑसिलेशंस? ओके, आपके यहाँ करंट के ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिलेटर। कम ऑन, फील द नेम। आपके यहाँ करंट के ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिलेटर। हाँ यार, मुझे दिख रहा है कि ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब अगर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ध्यान दीजिए, क्या क्या पूछेगा मेरे को? पूछ रहा है ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे तेरे यहाँ, बता कौन सी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन है? ओमेगा चाहिए, ओमेगा। क्या आप देख रहे हैं मैंने किसको ओमेगा लिखा था? फील करो बे, 1/LC को मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तुम्हारे सामने लिखा है, देखो देखो। तो बोलो ओमेगा कौन है, 1/LC या रूट? बोलो, क्या तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ ऑसिलेशन बन रहे हैं, तो मेरी इच्छा है जानने की कि तेरे यहाँ किस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन बन रहे हैं। हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं कहूं तो क्या ऐसा भी हो जाएगा ये? और कुछ समझ में आ गया होगा नालायकों को? यस, मुझे एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत ही नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रटा पड़ा है ना, तो आपके तो और आसान हो गया। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला है, क्या वही आपके एलसीडी के फॉर्मूला हो गए? तो आपको तो लोड भी नहीं आएगा, आपको याद हो गया। कभी मैं कहूंगा भैया ऐसा कर, तू ऑसिलेशन बन रहे तेरे यहाँ, जरा फ्रीक्वेंसी ला, तो पूछ लेना कि हर्ट्ज में मांग रहा हूँ कि रेडियन में, अकॉर्डिंगली काम करना। आप सब समझते हैं हर्ट्ज और ये क्या होगा?
सुन रहे हैं आप मेरी बात? और सुनिए, बोलिए। चार्ज और करंट, कम ऑन, सेम फेज या 90 डिग्री? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चार्ज और करंट सेम फेज या 90? 90 क्या बोल दो? चार्ज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। यस। सवाल कुछ भी पूछेगा, ऑसिलेटर में चार्ज और करंट सेम फेज में है, पाई का फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का? मुझे लगता है पाई बाय 2 का। क्या मैं कह दूं क्यू एंड आई फेज डिफरेंस कितना है बेटे? पाई बाय 2 का। ये भी मुझे पता लग रहा है। पता लग रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है ये सब? चले, तो आपके यहाँ फेज डिफरेंस पाई का हो गया। क्या मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम करंट कितनी चल रही है? बोलो। हूं क्या कर रहे हो बे? हूं क्या कर रहे हो? मैक्सिमम करंट कितनी चल रही है? ओमेगा क्यू नॉट। देखो ना, तुमने बोला है ना, मैं क्या बताऊं। ये हो गया मैक्सिमम करंट, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें आई है। ये लिखो। खत्म नहीं हुआ है, मैं और बोलूंगा, मैं बहुत बोलूंगा अभी। जल्दी से लिखें, बहुत सारा डिस्कशन और बाकी है इसमें। बोलूं मैं? सब बच्चों ने लिखा है क्या? थोड़ा थोड़ा प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? दोनों मिलजुल के करंट चला रहे थे, बारी बारी से करंट चला रहे थे, एनर्जी लगातार इधर से उधर स्विच हो रही थी, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और इक्वेशन बनाया तो एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन आ गया। आप चाहें तो क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज का और करंट का इक्वेशन लर्न कर सकते हैं। जैसा मैंने बताने की कोशिश करी है, चाहो तो लर्न कर सकते हैं। चार्ज का इक्वेशन ये है, करंट का इक्वेशन ये है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, फेज डिफरेंस, कुछ भी पूछेंगे बता सकते हैं। और देखिए, ये हटा दूं ये वाला? हूँ क्या कर, हटा दूं ये? अब इसमें ऑसिलेटर में और भी कई सारी बातें जो पूछी जाती रही हैं, जो अपने एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, जरा उस पर मैं आपको लाता हूं। तो बहुत ही सुंदर बातें वो हैं। हटा दूं ये भी? बहुत ही बड़ी, बहुत सुंदर। हटा दो बेटे ये। चलिए, हमने अभी बेसिक सीख लिया, काम की बातें अब शुरू होती हैं, जिन पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, वो लेते हैं। बढ़े आगे? चलिए ध्यान दीजिए। आपने मुझे चार्ज और करंट का फंक्शन बता दिया। क्या मैं आपके लिए चार्ज और करंट का फंक्शन प्लॉट कर सकता हूं? बिल्कुल, अरे बिल्कुल आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। इधर देखो, ये देखो टाइम। अगर मैं चार्ज का प्लॉट बनाता हूं, क्या चार्ज का फंक्शन कैसा था? साइन या कॉस? कॉस। तो देखो मैं स्टैंडर्ड कॉस फंक्शन बना रहा हूं, संभालना, फोटो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। ले लीजिए, हो गया बेटे। ओके, अब देखो मैं करंट का भी फोटो बनाना चाह रहा हूं, तो प्रोजेक्शन ले रहा हूं ताकि अच्छे से बातें हो सके हमारी। आ जाओ, मुझे गाइड करें, मैं करंट का भी फोटो बनाना चाहता हूँ। करंट का इक्वेशन क्या था? साइन।
स्टैंडर्ड साइन बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, मुझे कुछ आपसे सिखाना है इसलिए मैं फॉर्म बना दिया, ठीक है। आइए, क्या कहा था आपने, आपके यहाँ चार्ज जो है कोसाइन के साथ चेंज हो रहा था तो चार्ज का फोटो बना दिया। आपके यहाँ करंट जो है वो साइनसोइडली चेंज हो रही है तो मैंने साइन का फोटो बना दिया। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट यू आर हैविंग। यस, करंट के ऑसिलेशन प्रोड्यूस में कैसे हैं ये, डैम्ड या अनडैम्ड ऑसिलेशन? अनडैम्ड। क्या आप देख रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है या कांस्टेंट? कांस्टेंट। तो आपको पता ही होगा ऑसिलेशन भी दो टाइप होते हैं, डैम्ड और अनडैम्ड। हाँ, डैम्ड का मतलब क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड लगातार कम 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 होता जाता है, और अनडैम्ड का मतलब जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। बोलिए बोलिए, आपके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह दूं अनडैम्ड ऑसिलेशन बन रहा है? यस, और अनडैम्ड बनने भी चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं अनडैम्ड। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बना लिए, जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बनाओ। से 10 हो रही है, फिर इसकी 0 से 10 हो रही है, इसकी 10 से 0 हो रही है। बोलिए क्या लगातार ही चल रहा है? मुझे बताइए इस पूरे कार्यक्रम का कुछ ऐसे पल आएंगे जब पूरी एनर्जी इसके पास होगी? क्या कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब पूरी एनर्जी इसके पास होगी? और या कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब दोनों के पास ठीक आधी आधी एनर्जी होगी? कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं कह रहा हूं खेल की शुरुआत में यहाँ 10 जूल एनर्जी थी तो लगातार स्विचिंग चल रही है ना, तो आई थिंक ऐसे मोमेंट्स, ऐसे इंस्टेंट आप पे आने वाले जब पूरी एनर्जी इसके पास होगी। कुछ पल ऐसे भी आएंगे जब इसकी एनर्जी 0 होगी, पूरी एनर्जी 10 इसके पास होगी। और आई थिंक कुछ मोमेंट, कुछ पल ऐसे भी आएंगे जब एनर्जी दोनों का ठीक 5 और 5 होगी। सही बात है कि नहीं है? यस। तो हमें उन पलों की तलाश है, हमें उन पलों की तलाश है। कौन से पल? पूरी एनर्जी सी के पास है वो पल ढूंढ के लाना है, पूरी एनर्जी एल के पास है वो पल ढूंढ के लाना है, और हमें वो पल ढूंढ के लाना है जब दोनों के पास एनर्जी जस्ट आधी आधी है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए उन पलों को ढूंढते हैं। पल, पल, सुकून के पल। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए पल ढूंढते हैं। तो बोलो बच्चों, इफ Q बराबर Q नॉट, तो बोलिए क्या UC बराबर क्या U मैक्स? मैं वो पल आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपको पल ढूंढना आना चाहिए। लाइफ लॉन्ग काम आएगा, पल ढूंढना आना चाहिए। यस, हमें पलों की तलाश है। Q बराबर Q नॉट। अगर आप चाहते हो पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास, तो बोलिए कैपेसिटर का चार्ज कैसा होना चाहिए, 0 कम या फुल? कॉमन सेंस, फुल चार्ज होगा तभी तो आपके फुल एनर्जी भाई साहब। तो बोलिए इफ Q बराबर Q नॉट देन ओनली यू आर हैविंग फुल एनर्जी। UC is going to be U max and U max will be Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2। कमान। तो बस मुझे फिर वो पल ढूंढ लेने चाहिए जब जब कैपेसिटर का चार्ज Q नॉट है। ये रहा ग्राफ, ग्राफ इसलिए बनाया। आओ, Q नॉट, Q नॉट, Q नॉट, Q नॉट। बोलिए कौन से पल हैं 0 T/2 T 3T/2? क्या हमें वो पल मिल गए हैं? यस। तो मुझे पता लगा है कौन से हैं वो पल, 0 T/2 T 3T/2 एंड डैश डैश डैश। बच्चों ये है वो पल, ये है वो पल जब, अरे डोंट टेक इट पर्सनली, ये तो सब इसके बाद लड़की हंस रही है बोले नहीं नहीं, मतलब ये वो पल है जब पूरी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शाबाश। अब हमें उन पलों की तलाश है जब पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी। आ जाओ, कमान। बोलो इंडक्टर के पास पूरी एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर आप चाहते हो उसके बाद फुल एनर्जी हो तो बोलो करंट शुड बी स्मॉल या फुल? फुल। तो क्या मैं कह दूं UL that will be U max and U max will be half L I max स्क्वायर। मैंने लिख दिया कि जब आपकी करंट I max होती होगी, जिस जिस पल आपकी करंट I max होती होगी, उस पल आपकी एनर्जी फुल होती होगी। ऐसा मुझे समझ में आता है। तो अब वो पल ढूंढ लेते हैं जब आपकी करंट I max हो। मैंने ग्राफ इसलिए बनाया
ताकि मैं रटवाने की वजह आपको बता सकूं, देखो आप भी निकाल पाए। कमान आओ, ग्राफ में देखें करंट तो वेरी कर रहा है ना, बस वो पल पकड़ लो जब करंट मैक्स है। आओ जरा, ये है एक पल, ये भी है एक पल, ये भी एक पल, पल पल पल। कमान T/4, 3T/4, 5T/4, क्या यही है वो पल? बहुत ही सुंदर। T/4, 3T/4, 5T/4 एंड डैश डैश डैश, ये है वो पल, ये है वो पल। जब सारी एनर्जी किसके पास है? फुल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, पूरी एनर्जी एल के पास, ये है वो पल। हो रहा है, इधर लिखता हूं, संभालना। जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए, वो किस बारे में आया कि नहीं नहीं वो पल बता जब ठीक आधी आधी एनर्जी हो। आ जाओ, यानी क्या मांग रहे हो आप? इफ Q बराबर Q0/√2 हो बच्चे, तो मुझे लगता है UC विल बी Umax/2। सोच के देखो, इधर देखो मेरी तरफ, एनर्जी क्या होती है? Q0 Q²/2C। सोचो अगर मैं चार्ज आधा करवा दूंगा तो एनर्जी आधा होगा या 1/4 हो जाए? 1/4। नहीं 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 नहीं, मेरे को तो एनर्जी आधी करानी है, तो आधी एनर्जी के लिए चार्ज शुड बी हाफ या 1/√2। मैं कैलकुलेशन लिख के दिखा रहा हूं, कष्ट नहीं होना चाहिए। कमान, whenever you are having Q equal to Q0/√2, then energy will be max या max का आधा, max का आधा। इसी प्रकार ये सारे पल हैं, बना है। तो बच्चों ये सब ग्राफ बनाने का उद्देश्य ये था ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए, और इस हम लोग अब अगर आप इनको लर्न भी करना चाहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर भी सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सही से याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और अगर एग्जाम की बात करें, जो ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम में टकराते हैं वो किस वाले टकराते हैं? आधी आधी एनर्जी वाले। तो आप चाहो तो, अगर आप बहुत ज्यादा लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते मैथ्स वैसे, याद भी करने में कोई बुराई नहीं है। आधी आधी एनर्जी किस पल में होती है? T/8, कोई बुराई नहीं है, याद भी कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको एलसीओ के बारे में सारी बातें बता दी है, सारी जानकारी आपके पास आ गई है, और अगर आप सारी जानकारी सीख गए हैं तो सवालों का जवाब दीजिए। हम्म अपने नीट में जो 4-5 सवाल आए हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, सभी वो पकड़ लेते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ यूसी बराबर यूएल, देन चार्ज कितना? समझ जाएंगे, शॉर्ट में लिख दिया। एलसी ऑसिलेटर में जब आधी आधी एनर्जी दोनों के पास है तो चार्ज कितना? ऑप्शन थे Q0, Q0/2, Q0/√2, Q0/4, Q0/√2। खेल समझ में आया? वो लिखा ना मैंने, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। कितना आंसर है बच्चों का? क्यों, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आंसर। वो देख रहे हैं कितना आसानी से आंसर आ गया, कोई दिमाग भी नहीं लगाना इसमें, तो ठीक है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ यूसी बराबर यूएल, तो बोला कि वो पल ढूंढ के ला, हमें उस पल की तलाश जब। यस, हाँ, T/8 आपको याद है, आप सुने, कलाकारी सुने, T/8 ना। अब एग्जाम में T/8 आंसर नहीं था, एग्जाम में सारे आंसर एल और सी के टर्म में थे, तो एडजस्ट करेंगे। आओ मेरे साथ, आओ बच्चे, T/8 आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आपके हिसाब से। बोलो 1/8, टी को क्या मैं 2π/ω लिखूं क्या? π/4 इंटू 1/ω। π/4 क्या ओमेगा का फॉर्मूला बताया था अभी? 1/√LC था ना, तो 1/ω क्या होगा? √LC ऊपर चला गया पलटी मार के, तो एग्जाम में ये आंसर था।
तो T/8 भी आंसर आपका सही है, लेकिन एग्जाम में T/8 नहीं था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एग्जाम में ये आंसर था। कि हमारा आंसर हमेशा उन्हीं टर्म में होना चाहिए जो हमें दिया जाएगा। मुझे क्या क्या दिया आप लोगों ने, सी, एल और वी नॉट, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना IMAX का आंसर उन्हीं के टर्म में लाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ओके, मैं इसको लाने के दो तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको ठीक लगे करें, दोनों आसान है। आइए, मैं चाहता हूं आपके पास आइडिया सारे होंगे। फर्स्ट आइडिया, यस, हाफ एल IMAX स्क्वायर, इंडक्टर की पूरी एनर्जी बराबर क्या, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। अरे उसकी पूरी एनर्जी ये रही होगी, तो जब तेरे पास IMAX होगा तो पूरी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया, मेरा काम। बोलो, क्या IMAX आ चुका है? वी नॉट सी बाय एल। एग्जाम में ये आंसर देखो, एक लाइन का सवाल है। ये क्वेश्चन जो अभी अभी आपने किया है, ये नीट में और एम्स में दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से वो एक लाइन का सवाल है ना, ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, सिंपल। कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? ओके, एक और अप्रोच सुन लो, सुनने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको याद है पढ़ाते टाइम मैंने IMAX बताया था आपको, ओमेगा क्यू नॉट, बोले सर उससे कर ले रटे हुए से, हाँ कर लो ना। आपने क्या पढ़ रहे थे? ओमेगा क्यू नॉट, ये बताया मैंने, बोले सर इससे कर ले, हाँ करो ना, दिस इज 1/√LC ना, एंड क्यू नॉट विल बी क्यू बराबर CV नॉट, तो आंसर हो गया V0√C/L। आंसर वही आ रहा है, और मुझे लगता है दोनों बराबर ही आसान है, ऐसा भी नहीं कि सब इसमें बहुत टाइम लग रहा हो, मुझे लगता है दोनों इजी है, जो ठीक लगे उससे कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखें, लिखें, find instant when inductor has inductor has one fourth inductor has one fourth of total energy, inductor has one fourth of total energy। अब सुने, सवाल में थोड़ी सी कलाकारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए डिमांड क्या है आपकी, UL कितना चाहिए, U मैक्स का वन फोर्थ, आराम से बात करते हैं, ये डिमांड है आपकी, UL कितना चाहिए, U मैक्स का वन फोर्थ, ये चाहिए। अब सुने, UL क्या होता है जनरल, हाफ एल आई स्क्वायर, आई मैक्स नहीं, आई ऑर्डिनरी UL, एंड दैट विल बी 1/4 ऑफ हाफ एल क्या आई मैक्स स्क्वायर, ये होगा। तो यहां से क्या आ रहा है जरा देखना, आई बराबर क्या IMAX/2, यस। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जिस पल की आपको तलाश है कि आपकी एनर्जी फुल एनर्जी की वन फोर्थ हो जाए, उस पल पे करंट IMAX की क्या आधी होना पड़ेगी, या मैंने आपको करके बताया, शायद आप कॉमन सेंस से भी जान सकते थे भाई, एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर आपको एनर्जी वन फोर्थ करनी तो करंट को हाफ करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से करना तो कर लो, लेकिन कुल मिला के तो अगर आपको वो पल ढूंढना है तो आपको वो पल ढूंढना है जब आपकी करंट IMAX की आधी होती हो। क्या मेरे पास करंट और टाइम का रिलेशन है क्या? हाँ हाँ हाँ, करंट और टाइम का रिलेशन है क्या? क्या था मैं भूल गया, क्या था, I0 sin ω t, अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है। तो अब जो तुम्हें करंट चाहिए, क्या वो करंट यहाँ डाल के मैं वो पल ढूंढ लूं? चलो आंसर लो, कितना, हाँ बराबर, वेरी गुड, शाबाश। IMAX कट जाएगा, 1/2 इज π/6 ना, ओमेगा को लिखता हूं 2π/T, और दिस इज T बराबर क्या T/12, ये है वो पल। ये हो गया ना, जैसे हम लोग कई बार इंस्टेंट देके आपसे करंट मांगते हैं, यहाँ उल्टा सवाल चल रहा है, हम आपको करंट की डिमांड करेंगे, मेरे को ये चाहिए, तो वो इंस्टेंट बता दे। क्यों हम इंस्टेंट देके कई बार आपसे करंट मांगते हैं, उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे।
क्या समझ में आया बच्चों को? तो बच्चों ये जब नीट में, अपने नीट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आना मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन है, और भी होंगे, अभी मेरे दिमाग में कम होंगे हो सकता है। तो आप देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपको पूरा फंडा क्लियर है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। और सब छोटे क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन नहीं है ना, सब एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन, ये हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट एलसी ऑसिलेटर, इट्स ऑल अबाउट एसी। एसी खत्म हो गया है। और आज क्या मंडे, कल हम लोग जो ईएमडब्ल्यू पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो चैप्टर एक छोटा चैप्टर है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटा में वो खत्म हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा 1.5 घंटा में, ठीक है। कल पढ़ेंगे ईएमडब्ल्यू, वो खत्म हो जाएगा कल। थैंक यू। कुछ कहना है? उसके बाद डीजे गायब, उसके बाद मेरी क्लास खत्म, उसके बाद दूसरे टीचर आएंगे, तो मॉड्यूल 5 हो जाएगा ना पूरा। अरे ईएमडब्ल्यू बच रहा है ना, तो मॉड्यूल कर देंगे कल, ईएमडब्ल्यू कर देंगे, ऐसी की तैसी तो कर ही चुके हैं। थैंक यू।